आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि TEE पर। आइए सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारी क्लास शुरू हो चुकी है, जो कि रोज़ सुबह 10 बजे शुरू होती है। और भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है, जैसे कि शाम 4 बजे कलावर स्टैटिक की क्लास, शाम 7:15 पर रीजनिंग की क्लास और रात 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास दी जा रही है। आप सभी क्लासेस को लेते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप उनको भी डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। काफ़ी बच्चों ने ले लिए हैं, आप लोग भी ज़रूर ले लीजिएगा। केवल 69 रुपीज़ के हैं, जिसमें कि आपको 5 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, जिससे आप अपने तैयारी को और भी अच्छा बना सकते हैं। डेली एक पेपर को लगाइए, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। आप जो है ये प्रीवियस ईयर पेपर को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे हमारे लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ले सकते हैं, या फिर हमारा जो QR कोड है उसको स्कैन करके भी ले सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर को संपर्क कर सकते हैं, जो कि हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया गया है। चलिए क्लास को आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम रोज़ ये क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, हम जो है क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, जो पीछे के क्वेश्चन अगर हम रिकॉल नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, उनको भूल जाएंगे। तो इसलिए क्या है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सारे ही क्वेश्चंस आंसर सहित प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सारी ही PDFs आपको दी जा रही हैं। आप ज़रूर जुड़ जाइए टेलीग्राम के साथ और इनको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। एक बार इनको ज़रूर पढ़िएगा, जिससे कि आपको ये हमेशा याद रह जाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा धन संपत्ति के संकेंद्रण की रोकथाम से। बी हो जाएगा हमारा कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय आय की निरंतर वृद्धि से। सी हो जाएगा हमारा किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि से। और डी हो जाएगा हमारा कृषि क्षेत्र की निरंतर वृद्धि से। तो ऑप्शन जो है हमारा वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है आर्थिक वृद्धि, जो आर्थिक वृद्धि होती है वो किससे संबंधित होती है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि से। मतलब अगर जो आर्थिक व्यवस्था होगी, अगर हमारी निरंतर वृद्धि हो रही है हमारे काम में, तो क्या होगा, हमारी जो है आर्थिक वृद्धि अच्छी होगी। और अगर हमें घाटा हो रहा है तो क्या है, हमारी आर्थिक वृद्धि जो है घट जाएगी, मतलब आर्थिक कमी हो जाएगी हमें। तो क्या आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित होती है, हमारी वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या और साधनों के बंटवारे की समस्या। बी हो जाएगा हमारा अर्थव्यवस्था साधनों के उपयोग की समस्या का सामना करती है। सी हो जाएगा हमारा अर्थव्यवस्था साधनों की वृद्धि की समस्या का सामना करती है। और डी हो जाएगा हमारा अर्थव्यवस्था जो है साधनों की अधिकता की समस्या का सामना करती है। तो क्या है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था जो है साधनों की अधिकता की समस्या का सामना नहीं करती है। ठीक है, समस्याओं का अधिकता की सामना थोड़े ना करेगी, तो इसलिए जो है डी हमारा गलत हो जाएगा। और डी ही हमसे मतलब गलत ही हमसे पूछा गया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। थर्ड में हमसे पूछा गया है प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है। जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उनमें क्या होता है, जो अदायगी दायित्व होता है वो उनका जो अंतिम भार होता है वो किस पर होता है, किस पर निर्भर होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा वह व्यक्ति जिस पर यह अधिरोपित किया गया है, मतलब जिस पर दिया गया है। बी हो जाएगा हमारा वह व्यक्ति जिस पर यह अधिरोपित नहीं किया गया है। सी हो जाएगा हमारा कर विभाग पर जो एकत्रित करता है, जो क्या है कर एकत्रित करता है उस पर करा जाएगा। और डी हो जाएगा हमारा उन दोनों पर जिन पर यह अधिरोपित किया गया है और जिन पर अधिरोपित नहीं किया गया है। तो क्या है हमारा जो ऑप्शन है वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस पर अंतिम भार होता है, कोई भी व्यक्ति होता है अगर वो कर लेता है तो किस पर उसका टैक्स का जो है जुर्माना भरा जाता है, जो लेगा उसी पर तो भरा जाएगा, जो नहीं लेगा उस पर क्यों भरा जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा, वही वाला ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या है, वह व्यक्ति जिस पर यह अधिरोपित किया गया है, मतलब जिसके द्वारा यह लिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। 4 में हमसे पूछा गया है, यदि किसी फर्म यानी कि कंपनी द्वारा नियुक्त श्रमिक शक्ति का केवल कुछ भाग किसी भी समय और बिना वेतन के बर्खास्त किया जाता है, तो फर्म द्वारा भुगतान की जाने वाली कुछ मजदूरी और वेतन को क्या मानना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शंस को देख लेते हैं हम।
ऑप्शंस है हमारे, ए हो जाएगा परिवर्ती लागत, बी हो जाएगा नियत लागत, सी हो जाएगा असंतः नियत और असंतः परिवर्ती लागत, डी हो जाएगा हमारा ना तो नियत लागत और ना ही परिवर्ती लागत। तो क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या किया जाएगा? परिवर्ती लागत। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है यदि किसी जो कंपनी होती है उसमें क्या होता है, किसी भी कंपनी द्वारा श्रमिक शक्ति का क्या किया जाता है, केवल कुछ भाग किसी के समय और बिना वेतन के बर्खास्त किया गया है। ठीक है, उसके वेतन के बिना बर्खास्त किया गया है, तो क्या किया जाएगा, भुगतान की जाने वाली कुल मजदूरी और वेतन क्या होगा, परिवर्ती लागत माना जाएगा। क्या होगा, कुल जो भुगतान किया जाएगा उसको क्या माना जाएगा, परिवर्ती लागत माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में हमसे पूछा गया है, 5 को देख लेते हैं। 5 में हमसे पूछा गया संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति, बी हो जाएगा प्रधानमंत्री, सी हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, डी हो जाएगा विधि कानून मंत्री। तो किसके द्वारा की जाएगी, किसकी, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। तो ऑप्शन जो है वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और किस अनुच्छेद के द्वारा, 316(1) या फिर 316(a) के तहत की जाती है संघ लोक सेवा की आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कौन सा अनुच्छेद होता है, 316(a) के तहत। ठीक है, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। 6 में हमसे पूछा गया है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है। मतलब ये जो कथन है वो किसने दिया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा लास्की, बी हो जाएगा हमारा मैकाइवर, सी हो जाएगा हमारा J.S. मिल और डी हो जाएगा हमारा मैकियावेली। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, किसने दिया है ये जो कथन, वो लास्की ने दिया है। क्या कथन है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, मतलब उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिनका वह पालन करता है। तो किसने बोला है, लास्की ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली वेसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए हो जाएगा पूंजीवाद, बी हो जाएगा व्यक्तिवाद, सी हो जाएगा हमारा आदर्शवाद, डी हो जाएगा हमारा साम्यवाद। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूंजीवाद। कौन सी प्रणाली है जो बेसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है, कौन सी हो जाएगी, पूंजीवाद। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, पूंजीवाद। ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए और सभी क्लासेस को लेते रहिए। आपका पेपर होने ही वाला है, तैयारी को बिल्कुल पूरा करते रहिए, पक्का रखिए तैयारी को, एग्ज़ाम आपका आने ही वाला है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सी हो जाएगा लोकतंत्र, डी हो जाएगा सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। तो कौन जो है प्रतिनिधित्व सरकार को उपबंधित करता है। तो ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन करता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित किया जाता है, प्रतिनिधित्व सरकार की स्थापना की जाती है। ठीक है, उपबंधित का मतलब स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके माध्यम से, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में हमसे पूछा गया है, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा नियमों को अधिनियमित करना, बी हो जाएगा हमारा न्यायिक मामलों को क्रियान्वित करना, सी हो जाएगा हमारा कानूनों को क्रियान्वित करना और डी हो जाएगा हमारा केंद्रीय प्रशासन। तो क्या है, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विधानमंडल का जो है प्रमुख कार्य क्या होता है, नियमों मतलब जो कानून बनाए गए हैं उनको क्या अधिनियमित करना, मतलब उनको लागू करना, उनको पूर्णतः चलाना। ठीक है, उनको क्या करना, अधिनियमित करना, उनका निर्माण करना। ठीक है, क्रियान्वयन करना। तो क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब विधानमंडल जो होगा वो जो भी नियम होंगे उनको क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है, उनको क्या करेगा, बनाएगा। और जो है क्या होगा, उसका जो है क्रियान्वयन कौन करेगा, मतलब उसको लागू कौन करेगा, तो कौन करेगा, कार्यपालिका। ठीक है, विधानमंडल जो है वो नियम बनाता है और लागू कौन करता है, कार्यपालिका, मतलब उसको चलाता कौन है, कार्यपालिका। तो क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विधानमंडल का प्रमुख कार्य क्या होता है, नियमों को बनाना। ठीक है, नियमों का निर्माण करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में हमसे पूछा गया है,
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे, कहाँ गुजारे थे? ऑप्शन ए हो जाएगा पाटलिपुत्र, बी हो जाएगा हमारा उज्जैन, सी हो जाएगा श्रवणबेलगोला और डी हो जाएगा हमारा काशी। तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ गुजारे थे? श्रवणबेलगोला। ठीक है, कहाँ गुजारे थे? श्रवणबेलगोला। ठीक, कहाँ पे गुजारे थे? श्रवणबेलगोला। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। 11 में हमसे पूछा गया है बुद्ध की मृत्यु इस वर्ष में हुई थी। कौन सी वर्ष में बुद्ध की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए हो जाएगा 438 ईसा पूर्व, बी हो जाएगा 453 ईसा पूर्व, सी हो जाएगा हमारा 468 ईसा पूर्व और डी हो जाएगा हमारा 483 ईसा पूर्व। तो जो है बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व जो है बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। और कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी? कुशीनगर में। किसकी? बुद्ध की। ठीक है, बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और इसे क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है, उनकी मृत्यु को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। इनका जो जन्म था वो लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक, 563 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईस्वी में। और उसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है, और कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। 12 में हमसे पूछा गया है बर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी है, मतलब जो है बर्मा है उसका नया नाम क्या है? म्यांमार है। तो म्यांमार की राजधानी हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा अराकान, बी हो जाएगा हमारा रंगून, सी हो जाएगा आवा और डी हो जाएगा हमारा नेपाइडो। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? नेपाइडो। तो क्या हो जाएगी हमारी? यही हो जाएगी राजधानी म्यांमार की। क्या हो जाएगी? नेपाइडो। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में हमसे पूछा गया है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा कांची, बी हो जाएगा मदुरै, सी हो जाएगा हमारा श्रवणबेलगोला, सी क्या हो जाएगा हमारा? श्रवणबेलगोला और डी हो जाएगा हमारा रामेश्वरम। तो जो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला। कहाँ? श्रवणबेलगोला। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। 14 में हमसे पूछा गया है अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? जो अशोक के शिलालेख हैं वो किस लिपि में लिखे गए थे? किस लिपि में खुदे हुए थे? ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राह्मी, बी हो जाएगा पाली, सी हो जाएगा देवनागरी लिपि, डी हो जाएगा हमारा मगधी। तो क्या हो जाएगा? जो अशोक के शिलालेख थे वो किस में मिले थे? ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और कितने शिलालेख मिले थे? 150 अभिलेख प्राप्त हुए थे। ठीक है, कितने? कुल 150 अभिलेख प्राप्त हुए थे। तो किस लिपि में मिले थे? ब्राह्मी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। 15 में हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? ऐसी कौन सी झील है जिसको हनीमून लेक कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा चैड, बी हो जाएगा टिकटिकाका, सी हो जाएगा हमारा टोबा और डी हो जाएगा हमारा न्यासा। तो जो है ऑप्शन जो है बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हनीमून लेक किसे कहते हैं? टिकटिकाका झील को। ठीक है, क्या बोलते हैं? हनीमून लेक। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टिकटिकाका झील को क्या बोलते हैं? हनीमून लेक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। 16 में हमसे पूछा गया सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन उड़ती है। जो शुष्क मतलब सहारा रेगिस्तान में जो शुष्क पवन है वो किस तरफ से किस तरफ को चलती है? ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर, बी हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर, सी हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, डी हो जाएगा हमारा दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ऐसी मतलब जो सहारा पवने हैं, जो सहारा रेगिस्तान है वहाँ पे जो शुष्क पवने हैं वो किस तरफ से किस मतलब किस दिशा से किस दिशा की ओर चलती हैं? तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। किससे किसकी ओर चलती हैं? दक्षिण से उत्तर की ओर। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण से उत्तर की ओर। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। 17 में हमसे पूछा गया है व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रशांत महासागर, बी हो जाएगा हिंद महासागर, सी हो जाएगा अटलांटिक महासागर और डी हो जाएगा हमारा आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा महासागर है जो व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है व्यापार हो सकता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? अटलांटिक महासागर। ठीक है,
जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, क्या होता है, सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा व्यस्त जो महासागर है वो कौन सा हो जाएगा हमारा, अटलांटिक महासागर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 में हमसे पूछा गया है, केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है। ऑप्शन ए हो जाएगा पर्णपाती वन, बी हो जाएगा हमारा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, सी हो जाएगा हमारा एल्पाइन शंकुधारी वन, डी हो जाएगा हमारा मैंग्रोव वन। तो ऐसे कौन से वन हैं जो केरल की नीरव घाटी में स्थित है। ठीक है, तो कौन से हो जाएंगे हमारे, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा। कौन से वन पाए जाते हैं, एल्पाइन शंकुधारी वन। ठीक है, कौन से वन पाए जाते हैं, एल्पाइन शंकुधारी वन। शंकुधारी जो पेड़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे चीड़ हो गया, सनोवर हो गया। ठीक है, ये सारे पेड़ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शंकुधारी, ऐसे करके जो होते हैं वो होते हैं शंकुधारी पेड़। ठीक है, तो चीड़ का वृक्ष ऐसे ही तो होता है, तो क्या हो जाएगा, ये ही होता है शंकुधारी वृक्ष। ठीक है, तो जो क्या है केरल की नीरव घाटी में पाए जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, एल्पाइन शंकुधारी वन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। 18 में हमसे पूछा गया है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया है, 19 में हमसे पूछा गया है, अनायमुदी शिखर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्वी घाट, बी हो जाएगा हमारा नीलगिरी पहाड़ी, सी हो जाएगा हमारा पालनी पहाड़ियाँ, और डी हो जाएगा हमारा सह्याद्री। तो अनायमुदी जो शिखर है, अनायमुदी चोटी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है, सह्याद्री। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, सह्याद्री में स्थित है। ठीक, और ये जो है क्या है, वो नीलगिरी पर्वत का दक्षिणी भाग है। क्या है, सह्याद्री कहाँ पर है, नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग पर क्या स्थित है, अनायमुदी चोटी। ठीक है, तो सॉरी, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सह्याद्री नहीं, नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है। ठीक है, जो अनायमुदी है वो कहाँ पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो ऑप्शन जो है हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। जो अनायमुदी शिखर है वो कहाँ पाया जाता है, नीलगिरी पर्वत पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर। ठीक है, दक्षिणी भाग में पाया जाता है अनायमुदी। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। 20 में हमसे पूछा गया है, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा बीजों के अधिचर्मी रोम, बी हो जाएगा हमारा जड़ों के काष्ठीय रेशे, सी हो जाएगा जड़ों के फ्लोएम रेशे, और डी हो जाएगा हमारा स्तंभों के बलकल रेशे। ठीक है, तो जो ऑप्शन है हमारा वो हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होते हैं महत्वपूर्ण सूती रेशे, तो वो क्या कहलाएंगे, बीजों के अधिचर्मी रेशे। ठीक, बीजों के जो है अधिचर्मी जो रोम होते हैं वो क्या कहलाएंगे, व्यापारिक रूप से क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। 21 में हमसे पूछा गया है, यूफेनिक्स है, यूफेनिक्स क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा जीनों का हेरफेर, बी हो जाएगा हमारा प्रजाति का सुधार, सी हो जाएगा हमारा जीवों की प्रभावित करने वाली स्थितियों का अध्ययन, डी हो जाएगा हमारा अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा संदोष अनुवांशिक का उपचार। ठीक, अनुवांशिकता का उपचार। तो क्या हो जाएगा हमारा, यूफेनिक्स क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, प्रजाति का सुधार। ठीक है, यूफेनिक्स क्या कहलाता है, प्रजाति का सुधार। ठीक, यूफेनिक्स क्या होगा हमारा, प्रजाति का सुधार। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22 में हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 22 में हमसे पूछा गया है, एरेनियोलॉजी है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा मधुमक्खी पालन, बी हो जाएगा हमारा एफिडो का अध्ययन, सी हो जाएगा हमारा मकड़ियों का अध्ययन, डी हो जाएगा हमारा बरुथियों का अध्ययन। तो क्या है, एरेनियोलॉजी क्या हो जाएगा हमारा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मकड़ियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, एरेनियोलॉजी। ठीक है, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एरेनियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मकड़ियों के अध्ययन को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। 23 में हमसे पूछा गया है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या स्रावित करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा टेस्टोस्टेरान, बी हो जाएगा हमारा एस्ट्रोजन, सी हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन, और डी हो जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, जो कॉर्पस है वो क्या स्रावित करता है, तो ऑप्शन जो है हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरॉन। क्या स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो ऑप्शन जो है हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए
आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हमारे साथ जुड़िए। जैसे कि आपको शेड्यूल पता ही है कि हमारी क्लास सुबह 10 बजे होती है और भी क्लासेस आपको कराई जा रही है, आप लोग उनको भी लेते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप उनको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।